डियर स्टूडेंट, आज बहुत दिनों के बाद में, क्योंकि परीक्षाओं की वजह से वीडियो जारी हो नहीं पाए थे, आज पुनः वही सिलसिला प्रारंभ करते हैं और अपन अपने वीडियो पे जो अपनी अविलंब अध्ययन कार्य जो चल रहा था, पढ़ाई जो चल रही थी, उसको पुनः प्रारंभ करते हैं। आज बी पार्ट सेकेंड में पॉलिटिकल साइंस का जो भारतीय राज व्यवस्था का भाग है, उसमें मौलिक अधिकारों में अपन संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करें। यह महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वितीय वर्ष में तथा चंद्र निवास विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, सुखाड़ी यूनिवर्सिटी उदयपुर सहित भारत के समस्त विश्वविद्यालयों में यह भारतीय राज व्यवस्था का चैप्टर जो चलता है, इसमें नेशनल मूवमेंट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है। तो हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी बैठते हैं तो जीके के नाम पर ये नेशनल मूवमेंट का और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें आर्टिकल 32 के बारे में 5 प्रकार की जो याचिकाएं हैं उसके बारे में भी विवेचन पूछा जाता है। आरएस हो, आईएएस हो, नेट हो, स्लेट हो या किसी भी स्टेट की पीएससी हो, प्रत्येक पीएससी में भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को पूछा जा रहा है। और हमारी जो परीक्षाएं हैं उसमें यदि मौलिक अधिकार पर भारतीय राज व्यवस्था समझ लो आपके पाठ्यक्रम में है और पूछा नहीं जाए, ये संभव नहीं। तो हम चर्चा करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये आर्टिकल 32 और संविधान के तीसरे भाग इसका विवेचन मिलता है। भारत की संविधान सभा ने बहु चिंतन के पश्चात संवैधानिक उपचारों के इस अधिकार को रखा। गहन विचार विमर्श चला। बहुत सारे वकील थे, संविधान सभा के सदस्य, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की थी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में विवेचन करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझसे यदि कोई पूछे कि भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, तो विद्यार्थियों सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं इसी आर्टिकल को ही कहूंगा, क्योंकि यह आर्टिकल वास्तव में ही सबसे महत्वपूर्ण है। जितने भी हमारे मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उन अधिकारों को हम प्राप्त कहां से करते हैं? इसी आर्टिकल से करते हैं। बाबा साहब ने इस बात को भी प्रबल मन से कहा कि यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो आर्टिकल 32, तथा उन्होंने इस बात पर भी बल दिया, कहा कि यदि भारत के संविधान में यह अनुच्छेद निकाल दिया जाता है तो भारत का संविधान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? संविधान शून्य हो जाता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत 5 प्रकार की महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षण।
ये 5 महत्वपूर्ण प्रकार की जो याचिकाएं हैं, उन याचिकाओं को इसमें विवेचित किया गया है। इसमें क्या है कि इसकी याचिका की जो लैंग्वेज है वो इसी प्रकार की है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 तथा एक अनुच्छेद और है, आर्टिकल 228, यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 तथा हाई कोर्ट में आर्टिकल 228 के तहत इन याचिकाओं को दायर किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अब देखिए ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हम यदि इसको सीधा ही समझे तो भाषा सबकी एक जैसी है। विद्यार्थियों, आज हमारे अनुभव से, हमारे जो अनुभव है उसके अनुरूप आपको समझाने की चेष्टा करते हैं, और मेरा दावा है आप जीवन भर इसको नहीं भूलेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इस शब्द का शब्द विन्यास कीजिए तो 2 है, बंदी धन प्रत्यक्षीकरण। बंदी धन प्रत्यक्षीकरण, बंदी यानी जिस बंधक, किसी व्यक्ति को जिसको बंधक बनाया गया, प्रत्यक्षीकरण उसको यानी कि प्रस्तुत करना, प्रत्यक्ष यानी सामने सशरीर प्रस्तुत करना। तो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई वह रिट या याचिका सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 228 के तहत दायर की गई याचिका, जिसके अंतर्गत बंधक जो बनाया गया है उसको न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना होता है। समझ लो, वो संविधान की दृष्टि से अनुचित है। आप किसी को बंधक नहीं बना सकते जब तक न्यायालय उसको अपराधी घोषित नहीं करते, तब तक आप किसी को बंधक नहीं बना सकते। कोई भी पुलिस कस्टडी में भी रहता तो 48 घंटे में रहता, 48 घंटे के भीतर भीतर उसको नजदीकतम न्यायालय में प्रस्तुत करना। न्यायालय तय करता है कि इसने कोई कार्य किया है, उस समय कोई कानून तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है। भारत के संविधान के कई प्रतिकूल है, यदि उसने अवैधानिक काम किया है, अनुचित कार्य किया है, न्यायोचित कार्य यदि उसने किया है तो उसको न्यायोचित कार्य करने पर उसको कोई प्रकार की कोई सजा नहीं दी, उसको बाइज्जत बरी किया जाता है, न्यायालय उसको बरी करता है। यदि उसने किसी कानून को तोड़ा है, अवैधानिक कार्य किया है, अनुचित कार्य किया है, तो उसको न्यायालय सजा देता है। तो सर्वोच्च व उच्च न्यायालय की वह याचिका जिसको अंतर्गत बंधक को सशरीर प्रस्तुत करना होता है, उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। शब्दों पर जो बल दिया जा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, चेष्टा कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रतिषेध, दूसरी याचिका है प्रतिषेध। प्रतिषेध ऐसा एक डायग्राम बना हुआ होता है, जैसे बिजली बोर्ड की कोई डीपी है तो ऐसा एक डायग्राम बना हुआ होता है। इस डायग्राम का तात्पर्य निषेध, मनाही। अब शब्द के अनुरूप इसको वही भाषा, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया वह लेख या याचिका जिसके अंतर्गत किसी भी कर्मचारी या सार्वजनिक जीवन जीने वाले या संस्था को किसी कार्य करने की मनाही की जाती है, प्रतिषेध किया जाता है, तो उसको प्रतिषेध कहा जाता है। परमादेश, तो इसमें 2 शब्द है विद्यार्थियों,
इसके अंतर्गत हम समझे तो दो शब्द है, परम धन आदेश। परम पिता परमेश्वर, ऊपर वाला, परम यानी सबसे ऊपर, ऊपर वाले का आदेश, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, न्यायपालिका का आदेश, परमादेश, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया वह लेख है, याचिका, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को या संस्था को कार्य करने के लिए कहा जाता है परमादेश। तो भाषा एक जैसी ही है, लेकिन यदि शब्द विन्यास के रूप में आप पढ़ने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करो, तो निश्चित रूप से समझ में आपको आ जाएगा। एक है अधिकार प्रेक्षा, तो ये भी दो शब्द है, अधिकार धन प्रेक्षा। अधिकार प्लस प्रेक्षा, प्रेक्षा यानी संस्कृत का शब्द है पूछना, अधिकार यानी कौन से अधिकार, कौन से अधिकार का पूछना। अब इसके अंदर वही भाषा आप जोड़िए, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया वह लेख या आदेश जिसके अंतर्गत अधीनस्थ संस्था या कर्मचारी को पूछा जाता है कि उक्त कार्य आपने कौन से अधिकार के तहत किया है, उसको बोला जाता है अधिकार प्रेक्षा। अंतिम जो इसकी याचिका है वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, प्रेषण यानी भेजना। पहले कागज लिखते थे ना, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय, अब तो लिखना बंद हो गया। अब तो सारा व्हाट्सएप की भाषा ही अलग हो गई है। व्हाट्सएप एक विश्वविद्यालय बन गया अपने आप, लैंग्वेज ही अलग है। प्लीज क्या शब्द है भाई? खैर, अपने को मूल बात यहां समझनी है। उत्प्रेषण, उत यानी ऊपर, प्रेषण यानी भेजना। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया वह लेख या आदेश जिसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय के यहां विचाराधीन मामले को ऊपर भेजने की जो बात कही जाती है या ऊपर भेजने के लिए जो आदेशित किया जाता है उसको उत्प्रेषण कहा जाता है। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया वह लेख जिसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय को उसके यहां विचाराधीन मामले को ऊपर भेजने के लिए जो संदेश या आदेश दिया जाता है उसको उत्प्रेषण कहा जाता है। विद्यार्थियों, यदि शब्द विन्यास करते हुए, संधि विच्छेद करते हुए इनको पढ़ोगे तो जिंदगी भर आपको ये चीजें याद रहेगी, नहीं तो इस ट्रिक्स के बिना याद नहीं रहती। क्योंकि सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया वह लेख या आदेश जिसके अंतर्गत डैश डैश डैश, ये सब में कॉमन भाषा है, कंफ्यूजन हो जाता है। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है तो घुमा के पूछा जाता है, उसमें इसी प्रकार की डेफिनेशन पूछी जाती है, समझ में नहीं आती। तो सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के अंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 तथा उच्च न्यायालय में आर्टिकल 228 के तहत जो विभिन्न प्रकार की याचिकाओं के प्रावधान मिलते हैं उसके बारे में हमने यहां विवेचन जो पढ़ा है। इसमें कोई भी व्यक्ति, संस्था किस प्रकार अपने समस्त अधिकारों को प्राप्त करता है, हमारे मौलिक अधिकारों को हम प्राप्त कैसे करते हैं, ये महत्वपूर्ण क्यों हो गया? ये महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि हमारे जितने भी मौलिक अधिकार है हम उनको प्राप्त केवल संवैधानिक उपचारों के अधिकार इस आर्टिकल 32 और आर्टिकल 228 के तहत ही तो करते हैं। इस कारण यह अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण हो गया। संविधान शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो बात कही है निश्चित रूप से न केवल न्याय संगत बल्कि उचित है। उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको निकालने के बाद में भारत का संविधान पूरा शून्य हो जाता है। तो उन्होंने कहा था अनुच्छेद 32। तो विद्यार्थियों,
आज जो हमने चर्चा की है वो हमने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में चर्चा की है।